नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के कमांडर अशोक रावत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। चीफ कोऑर्डिनेटर, हम लोगों ने 30-35 साल इस देश की सेवा में लगाए हैं, सर्विस की है और इस देश को बढ़ाने में आज जो सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, उस विकास में योगदान हम लोगों का भी रहा है। ईपीएस 95 जैसे आप देख रहे हैं, ये योजना 95 में जब शुरू की गई, सरकार ने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया, पेपरों में दिया कि आपको जो पेंशन मिल रही है इससे कई गुना आपको पेंशन मिलेगी, बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा। उस समय तो कोई रिटायर नहीं हो रहा था, सेवानिवृत्त नहीं हो रहा था। बाद में जब सेवानिवृत्त हुए तो हम लोगों के साथ पहला धोखा केंद्र सरकार ने किया कि हमको कटौती करके और नाम मात्र को, जिसमें हमारा एक सरकार का दायित्व है कि सामाजिक सुरक्षा हर व्यक्ति को दे, और जिन्होंने योगदान दिया उनको वो सामाजिक सुरक्षा तक नहीं दी गई आज तक। तो पहला रोज हमारा वहाँ प्रकट होता था। उस पेंशन के नाम पे उस समय 95 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं उसमें 500 रुपये पेंशन दी जाती थी। हमारे 2013 में काफ़ी जब गुहार लगाने के बाद एक कोश्यारी कमेटी बनाई गई, भगत सिंह कोश्यारी उसके अध्यक्ष होते थे। उन्होंने 2013 लास्ट में अपनी जो रिपोर्ट थी वो केंद्र सरकार को दी। उसमें उन्होंने उस समय 3,500 प्लस महंगाई भत्ता इनको दिया जाए, ये रिपोर्ट पेश की है। लेकिन 14 में सरकार बदल गई और 14 में जब ये भाजपा सरकार आई, उन्होंने उसको भी ठंडे बस्ते में रख दिया, उसका भी लाभ आज तक नहीं मिला। हमारी जो डिमांड है कि हमको कम से कम 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता आज की तारीख में दिया जाए, तो उसी की गणना के अनुसार है। उस समय अगर 3,500 प्लस दिया जाता तो आज हमको 7500 प्लस दिया जाता। ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारे लोग प्रतिदिन 75 लाख, जैसे हमारे 72 लाख 75 लाख सेवानिवृत्त हैं, 200 लोग इस दयनीय स्थिति से मरते जा रहे हैं। उनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। आप देखिए 1,000 रुपये, 1100 या 1500 रुपये पेंशन मिल रही है। अगर उसको घर चलाना है 1100 रुपये का, या आप कहीं 950 रुपये 900 रुपये का सिलेंडर हुआ, और बाकी पैसे कहाँ जाएंगे? अगर वो बुखार हो गया उसको तो दवाई देने कहाँ जाएगा? आज डॉक्टर भी एक अगर कंसल्टेंट मांगेगा तो 500 रुपये मिनिमम है, बहुत कम जो है 500 रुपये है। तो कैसे वो अपना गुजारा करेगा, कैसे वो अपने बीमारी पे? तो ये देखते हुए 200 लोग प्रतिदिन हमारे गुजरते जा रहे हैं। बहुत स्थिति है। हम क्षेत्रों में जाते हैं मीटिंगें लेने के लिए, उन लोगों को देखते हैं तो हमारे खुद की आंखों में आंसू आते हैं उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए। क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा मिला था, 2 कमरे बना दिए, 2 बेटियों की शादी कर दी, वो पैसा वहाँ लगा दिया। और बहुत सौ के तो बच्चे भी ऐसे हैं कि वो उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, या तो वृद्धाश्रम में जाएं या अपने आप को इस समाज में, जो कि सरकार का दायित्व था। आज भी आप देखेंगे विदेशों में हर जगह सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी पेंशन दी जाती है, उनकी पूरी सुविधा दी जाती है। लेकिन हम इस देश के नागरिक होते हुए एक तरफ सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और एक वृद्ध तबका जो दिशा देता है इस समाज को, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया, सरकार के द्वारा छोड़ दिया गया। हम गुहार लगा रहे हैं कम से कम 8 साल से। हमने हर तरह के, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हर तरह के आंदोलन हमने किए हैं। नग्न आंदोलन हमने किया, भिक्षा आंदोलन हमने किया, मुंडन आंदोलन हमने किया। सरकार ने बहाने बना करके हमको उठाया जंतर मंतर पर आंदोलन में कि नहीं आपकी मांगें कल पूरी हो जाएंगी। लेकिन आज तक 3 साल उसमें भी हो गए और वो भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। एक बहुत हमको इसमें रोष है, और सरकार से उम्मीद लगाए हैं कि आप सक्षम हैं, और इस समय हमारी मांगे अगर आपने नहीं मानी तो हम और कुछ कर नहीं सकते आपके आगे। लेकिन हाँ, हम अपनी जान जरूर दे देंगे, क्योंकि आज 8 तारीख से जैसे 3 लोग हमारे उसमें बैठेंगे, और 9 तारीख से बहुत बड़ा एक पीड़ा हमारे पीछे है, जो उसके लिए अपने आप को आमरण अनशन में झोंकना चाहता है। क्योंकि ऐसे समाज में गिर गिर कर मरने से अच्छा है कि हम अपने एक कुर्बानी दे दें इस सरकार के विरोध में। तो ये हमारी विनती है कि आप लोग हमारे सहयोगी बने, हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो दुख दर्द है, वो हमारा सरकार तक पहुँचे और हमारी इस दुख दर्द को दूर करें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं एनएसडी की महिला फ्रंट संगठन सचिव बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा काम इस बार दिल्ली में हो जाए, और आप है तो मैं सहयोग दें, क्योंकि 7 साल हो गए हमको ये लड़ाई लड़ते हुए। 5 साल से कुपोषण चालू है,
आज बुल्ढाना में 1809 दिन हो गए हैं पोषण चालू है, दिन रात चालू है, फिर भी कोई सरकार ने कहीं दखल नहीं ली इसमें। कोई खासदार, आमदार, मंत्री कोई भी वहाँ पर आकर के देखा नहीं कि इनका क्या चल रहा है बुढ़े लोगों का। और ये उपोषण रात दिन चालू है, ऐसा नहीं कि दिन भर चालू है, रात को भी चालू है। तो मैं चाहती कि अब हमारा ये काम जल्दी हो जाए, और आप है तो आपके भरोसे है ये, आप चाहे तो एक जल्दी हो सकता है, तो मैं चाहती कि आप जल्दी से इसको पहुँचाए। मैं डॉक्टर PN पाटिल, चीफ नेशनल एडवाइजर। स्वतंत्र भारत होके 75 साल हो गए। ये 75 साल में इन जो वृद्ध लोग हैं, इसका पेंशन जो मिल रहा, ये औसतन 1171 रुपये। तो इन लोगों को जो है, ये वो लोग हैं इनको 2 समय का खाना नहीं हो सकता, इनकी दवा नहीं हो सकती, ये कपड़े के लिए इनके पास पैसे नहीं है, अपना प्रपंच से चला नहीं सकते। और इन लोगों का दुर्भाग्य है, ऐसे वृद्ध लोगों को झगड़ना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। पूरे इंडिया में जो लोग 75 लाख लोग हैं, उसमें से कई लोग कल आने वाले हैं। इनको हमने ये बताया हुआ है, इनके पास आने के लिए पैसा नहीं है। 4 दिन की रोटियां बांध के लाए, पानी की बोतल साथ में लाए, और एक कंबल और एक आधी सतरंजी साथ में लाए, और क्यों इनके पास पैसा नहीं है। तो इनका ये दुर्भाग्य है, हम सबका ये दुर्भाग्य है कि स्वतंत्र भारत के इतने दिन होने के बावजूद हमको ये ऐसे वृद्ध लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बने, मीडिया हमारी जो प्रदर्शित करना है वो पूरी तरह से प्रदर्शित करे, और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों की तरफ हमारी आवाज़ पहुँचाए। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। चलो, अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, काफी लंबे समय से आपका संघर्ष चल रहा है, और जंतर मंतर पर भी बहुत बार आप आ चुके हैं। तो जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात 2 बार हुई, और उन्होंने जो आश्वासित किया है, उससे तो हमें उम्मीद बंधी है, हम आशान्वित है कि भाई हमारा काम होगा। लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक डिले इसमें आ रहा है वो बहुत ही असहनीय है, निंदनीय है, और उसी की वजह से आज हमारे लोग ये पेंशन ना पाकर लड़ते लड़ते मर रहे हैं। तो हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी इस बार हमारी गुहार सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या अनुशंसा हो गई है, और ये जो बीच में डिले हो रहा है ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से, ये अनुशंसा ही नहीं हुई है? तो ये चीज आपने अभी क्लियर करना पड़ेगा। जो पेंशन बढ़ाने की बात आप कह रहे हैं, उसको क्या सरकार ने उस पर निर्णय ले लिया है? तो ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम है, या फिर सरकार ने निर्णय ही नहीं लिया? अभी सरकार के अंदर क्या चलता है वो तो मुझे इतना उसका न्यूज़ तो नहीं मिलेगा हमें। लेकिन प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद हमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, इन्होंने बुला के पार्लियामेंट में हमारा 1.5 घंटा विटनेस किया है, हमारी समस्या समझी है। 31 सांसदों की समिति है, भर्तृहरि महताब जी उसके अध्यक्ष हैं, और उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद सहानुभूति जताई। उसके बाद वित्त सचिव जी से हमारी मुलाकात हुई। तो ये प्रोग्रेसिव है, लेकिन अभी ये हुआ नहीं लग रहा, डिसीजन नहीं हुआ है। प्रोग्रेस तो लग रहा है, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। अभी आज हम जहाँ पे जाते हैं, सभा में यह आदमी दिखता है, भाषण करता है, अगली सभा में वो नहीं होता है। तो ये बड़ी त्रासदी है। इसको सरकार ने समझकर बहुत कंपैशनेट तरीके से, सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। केवल सरकार मतलब पॉलिटिकल लोग नहीं, ब्यूरोक्रेसी ने भी इस पे बहुत सहानुभूति पूर्वक विचार। एक आमरण अनशन की जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि यह क्या एक क्रमिक अनशन होगा या फिर लगातार आप करेंगे? क्योंकि जंतर मंतर पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन से 5 बजे के बाद। देखिए, अभी जब सर पे कफन बांध कर चले हैं तो रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होता है? आर्यापार 3 लोग आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, बाकी लोग सुबह से शाम तक बैठेंगे। अभी भैया ऐसा है, मैं हूँ फौजी आदमी, ठीक है, जो डिसाइड किया वो हम करते हैं, गलत काम नहीं करते। ये गलत काम नहीं, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, सरकार का, हमारे देश का नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारी बात है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, उसके लिए हम कर रहे हैं। हम इसके लिए भी नहीं कर रहे कि हमें कोई हीरो बने, जरूरी नहीं। सर, कल कितने लोग पहुंचने की संभावना है? हमारे हिसाब से 50,000 से ऊपर 1 लाख तक भी हो सकते हैं। आपको एक बात बता दूं, हमारा आंदोलन डिक्लेयर होने के बाद
1 तारीख से सरकार ने 132 गाड़ियां कैंसिल की है, मालूम है आपको, दिल्ली आने वाली। उसके बावजूद लोग आ रहे हैं। अब वो कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लोगों ने जो अपने नियंग भाई जो ट्रक में बैठते हैं वैसे ट्रक करके आ रहे हैं, कोई कैसे आ रहा है, तो ये आसपास के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये हमने किया है। अभी जो तमिलनाडु के लोग आने वाले थे, हजारों लोग थे, उनको कैंसिल करना पड़ा। कुछ लोग आएंगे, दूर के दराज के क्षेत्र के लोग जो 48 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे से आते हैं, उनकी संख्या कम होगी। आसाम से जो लोग आ रहे थे उनमें से कुछ ही लोग आएंगे, लेकिन जो आसपास के प्रदेश के लोग आएंगे। सरकार ने 132 ट्रेनें कैंसिल की है, 132। इस आंदोलन को फ्लॉप करने के लिए लास्ट ईयर यूपी इलेक्शन से पहले हमारा आंदोलन लखनऊ में था, उसी समय 19 ट्रेनें कैंसिल की लखनऊ आने वाली। अब दिल्ली आने वाली 132 ट्रेनें कैंसिल की। हम घास नहीं खाते हुए, हमको भी समझ में आता है, बुद्धि है कि ये क्यों हो रहा है, कहाँ को हो रहा है। दिल्ली में देखा आपने कोहरा, दिल्ली में कोहरा का रीजन बताया। 132 ट्रेनें कैंसिल की, उसके बावजूद हम लड़ेंगे। सर आप 50,000 से 1 लाख तक लोगों की बात कर रहे हैं, तो रामलीला मैदान में तो ठीक है, लेकिन जंतर मंतर पर क्या होगा? नहीं, जंतर मंतर में कम लोग होंगे। जंतर मंतर में हमारा ये प्लान है कि पहले दिन सारे लोग आएंगे। जंतर मंतर में हर स्टेट को हमने एक दिन दिया है। 8 तारीख को सिर्फ